ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि मार्केट के इस गिरावट के बीच में निवेशक क्या करे, गिरावट का इंतजार करे या फिर कहीं पैसा डाले, इसकी गुंजाइश है क्या। और इस गिरावट में एक और जो चीज़ सबसे ताज़ा जुड़ गई है वो है आईटी कंपनियां। दरअसल जब इनके Q1 के रिजल्ट आ रहे थे तो था कि चलो अगला जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वो एक अच्छा गाइडेंस देगा और वहाँ से एक पता चलेगा कि हम लोग वाकई रिकवरी के मूड में हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आईटी कंपनियों का सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा अपडेट हो नहीं पा रहा है। सुनील जी, क्या माजरा है? दरअसल स्थिति तो उल्टा हो रहा है। जो बड़ी कंपनियां थी चली भी कम, गिर रही हैं ज़्यादा। मिड कैप कंपनियां थी चली भी खूब ज़्यादा, गिर भी कम रही हैं। आईटी कंपनियों को क्या किया जाए? नहीं, मैं कहूँगा कि देखिए, आईटी एक सेफ्टी सेक्टर है, तो किसी के पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन तौर पर एक सेफ्टी का कंपोनेंट होना चाहिए, वो आईटी। क्या है कि कोविड के बाद सडनली वो तेजी आ गई थी, तो ग्रोथ सेक्टर बन गई थी, मगर ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं है। आईटी ऑलवेज एक बोरिंग सेक्टर है, सिंगल डिजिट अर्निंग्स आएगी और उनकी एम्प्लॉयी अट्रिशन ये वो लेकर साथ चलेगी, नंबर 1। ये क्यों सेफ्टी सेक्टर है, इसके ऊपर ये बात है कि ये इंडिया ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये पूरे यूरोप, यूएस सभी कंपनियों को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है, तो एक उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है, तो एक वो इंडिविजुअल कंट्री रिस्क से थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन की। सेकंड, इंडेक्स में वो एक की कंपोनेंट होता है आईटी, तो इसके कारण पैसिव फंड जो आते हैं वो ऑलवेज आईटी में खरीदारी करते हैं, तो ज्यादा गिरावट नहीं आती। तो आईटी के ऊपर आप जब आपको हेल्दी सिंगल डिजिट देखे और जब अब मैंने जो बात देखी है रिसेंट रिजल्ट्स में, उसमें एट्रिशन लेवल कम हो गई है, अभी 12% लेवल तक एट्रिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि एट्रिशन अगर 18%, 20% जाता है ना, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आती है। तो मेरे ख्याल में ये आईटी के नंबर जो आए हैं, जो अच्छे आए हैं, मगर क्या है कि मार्केट ने ये एंटिसिपेट करके और तेजी आ गई आईटी के स्टॉक में। तो आने वाले दिन में मैं समझ रहा हूँ कि उनकी ईपीएस अच्छी बढ़ेगी, मगर शायद स्टॉक प्राइस में एक बहुत बड़ा छलांग नहीं देगा। तो इसलिए आप एक सेफ्टी सेक्टर के तौर पर उसमें निवेश रहिए, उसको ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है, कम भी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखना है तो कुछ रखिए। बहुत डबल डिजिट रिटर्न की बात यहाँ पे करना थोड़ा सा आपकी अपेक्षा पे पानी फेर सकता है। सुदीप जी, आईटी सेक्टर के बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि जब रुपया कमज़ोर होता है, डॉलर मजबूत होता है तो उनके मुनाफे बेहतर होते हैं। लेकिन हमने देखा तो इस पर ट्रेंड रिवर्स हो गया। रुपया कमजोर भी हो रहा है तब भी आईटी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा उसका असर दिख नहीं रहा है। क्या ग्लोबल मार्केट अभी भी जो इनके कह सकते हैं बायर हैं, एक्सपोर्ट जहाँ पे लोग करते हैं अपने सर्विस को, वहाँ अभी भी वो डिमांड नहीं आ रही है और यही वजह है आईटी कंपनियां बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रही? लक्ष्मण जी, आईटी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगे जरूर, ये मेरा विश्वास है। पहली बात है, जब भी यूएस में ब्याज दरें कम होती है तो आईटी सेक्टर में एक मोमेंटम वापस आता है। हमेशा से हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो यूएस में ब्याज दरें कम होना चालू हो गया और भी कम होगा। तो इस माहौल में बीएफएसआई सेगमेंट पर्टिकुलरली यूएस में बहुत अच्छा कामकाज करेगा। दुनिया भर में यही होता है, ब्याज दरें जब कम होता है बीएफएसआई का बिजनेस बढ़ता है। तो यूएस में भी ये हो रहा है, होना चालू हो गया। तो इंडिया की जो आईटी कंपनीज बीएफएसआई के तरफ फोकस्ड है, जैसे एम्फेसिस का मैं जिक्र करूंगा, इन्फोसिस का मैं वो बात करूंगा, बहुत सारे ऐसे आईटी कंपनीज हैं जिनका इनकम में बीएफएसआई सेगमेंट का इनकम बहुत बड़ा हिस्सा है। तो उनका परफॉर्मेंस इमीडिएटली अच्छा होना चालू करेगा। और आने वाले दिन पे मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि यूएस में जो सॉफ्ट लैंडिंग हो रहा है इकोनॉमी का, जो बहुत सारे ऐसी शंका थी कि रिसेशन होगा, इकोनॉमी ग्रोथ बंद हो जाएगा, वो नहीं हुआ और यूएस इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग ग्रो कर रहा है। और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट इंडियन आईटी कंपनीज को मिल रहा है और भी आने वाले दिनों में मिलेगा। कोई शंका की बात नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको वैल्यूएशन का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा शेयर खरीदना है उस पर थोड़ा सोच विचार करके खरीदना पड़ेगा। पर ओवरऑल आईटी सेक्टर का फ्यूचर, आईटी सेक्टर का पोटेंशियल, आईटी सेक्टर का प्रॉस्पेक्ट आज के दिन में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चूंकि आपने बात यहाँ तक पहुँचा ही दी कि थोड़ा सा वैल्यूएशन देख के आपको सोच समझ के खरीदना होगा, तो अगर दर्शक जो सीधे तौर पे ये जानना चाहें कि अभी जो आईटी कंपनियों को रिजल्ट आए हैं उसके बाद हमें किस आईटी कंपनी में एंटर करना चाहिए, स्मॉल कैप में, मिड कैप में या फिर लार्ज कैप में, या फिर कंपनी के नाम अगर बता सके तो दर्शक के लिए बड़ा ही यूजफुल होगा ये। देखिए, लार्ज कैप में जो नतीजे आए हैं उसके बाद मैं ये कहूंगा कि विप्रो एक ऐसा कंपनी है जिसने अच्छा नतीजा दिया है। उन्होंने फोरकास्ट बहुत कंजर्वेटिव दिया है, ये मुझे लगता है इसके कारण थोड़ा बहुत गिरावट आया था, फिर रिकवरी भी हुआ है।
तो अगर आपको बेट करना है तो विप्रो पे बेट कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था, बीएफएसआई में तगड़ा ग्रोथ आएगा, कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स में तगड़ा ग्रोथ आएगा, और इन्फोसिस इन सेक्टर्स में से जुड़ा हुआ है, तो इन्फोसिस में भी अच्छा ग्रोथ की संभावना है। तो जो लार्ज कैप आईटी है, दिग्गज आईटी है, उसमें इन्फोसिस और विप्रो पे ध्यान दें। इसका मतलब ये नहीं है कि टीसीएस या एचसीएल टेक में कोई खराबी है, पर रिलेटिवली बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और छोटे मझोले जो कंपनीज हैं, उसमें मैं ये मानता हूं कि जो सेक्टर इकोनॉमी के बहुत अच्छा चल रहा है और उस सेक्टर से जो जुड़ा हुआ आईटी कंपनीज है, उस पर ध्यान दे। जैसे ट्रैवल टूरिज्म दुनिया भर में बहुत अच्छा चल रहा है, और ट्रैवल टूरिज्म से जुड़ा हुआ जो आईटी कंपनीज है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, रेड गेन टेक्नोलॉजीज, ये ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड आईटी बनाता है, तो यहाँ पे ध्यान दें। और परसिस्टेंट सिस्टम्स, टाटा टेक्नोलॉजीज, जो कि जो ऑटोमोबाइल में जो डिजिटाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पे काम करते हैं। इन कंपनीज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी जबरदस्त काम। तो बिल्कुल ये सारी कंपनियां जहां पे आप ध्यान दे सकते हैं। अभय अग्रवाल साहब और अभिषेक जी, आप दोनों से संक्षिप्त में पूछूंगा कि जो सुदीप जी ने अपना नज़रिया रखा आईटी सेक्टर को लेकर के, क्या आप लोग भी इसी नज़रिए से सहमत हैं या फिर आपका कुछ अलग नज़रिया है? ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि आईटी सेक्टर में एक बात है कि बहुत तेज़ी से वहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं, वहाँ पे जो स्किल है वो अलग तरीके से बदल रही हैं। तो कई बार ऐसे सवाल उठे थे, जो बड़ी कंपनियां स्किल को समय के हिसाब से अपडेट करने में नाकाम रही, छोटी मझोली कंपनियां ज़्यादा तेज़ी से स्किल को अडॉप्ट कर लिया। तो इस तरह का सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सुदीप जी के बातों से कितने सहमत हैं अभय अग्रवाल साहब? देखिए, हमारे पोर्टफोलियो में आईटी का पिछले साल भर से अंडरवेट है, और वो इसलिए है कि जो बड़ी कंपनीज हैं, जो सर्विस कंपनीज, आईटी सर्विस कंपनीज जिनको हम कहते हैं, जो सुदीप जी ने भी जिनके नाम लिए, उनका एक बिजनेस मॉडल अभी प्रेशर में है। वो उनका पूरा बिजनेस बना हुआ है टाइम एंड मटेरियल बिलिंग पे, जिसमें जितने लोग वो ज़्यादा हायर करते हैं, उनको घंटे के हिसाब से प्रोजेक्ट की प्राइसिंग करके बिलिंग करते थे, और उस हिसाब से उनका मार्जिन बनता था। अब जो कस्टमर्स हैं यूएस में, अब वो यूज्ड टू हो रहे हैं फिक्स प्राइसिंग की बेसिस पे। उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कॉस्ट क्या है और आपने कितने लोग लगाए हैं। उनका कहना है कि आप जो मेरा काम कर रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना आएगा, मेरे को ये बताइए, और उस बेसिस पे बिडिंग होती है। तो ये जो चेंज है पूरे कस्टमर के बिहेवियर का, अब हमारी कंपनीज के लिए, ये उनको चेंज करना अपना बिजनेस मॉडल, इसमें समय लगेगा। मुझे लगता है साल भर और लगेगा, और इसीलिए ये 2-3-4% के लिए रेवेन्यू ग्रोथ के लिए गाइड कर रही है। और हमारे जो इन्वेस्टर हैं लक्ष्मण जी, हम नहीं चाहते कि हम उनका इक्विटी इन्वेस्टमेंट करें जहां पे कंपनी खुद कह रही है कि 3% का 4% का ग्रोथ आएगा, और उस कंपनीज को हम 25 से 30 टाइम का पी मल्टीपल दें। क्योंकि अगर वो पी मल्टीपल भी उतना रहता है, वो तो बढ़ेगा नहीं इस एनवायरमेंट में, और कंपनी की ग्रोथ 3-4% की है जो मैनेजमेंट खुद कह रहा है, तो फिर उसमें 3-4% के रिटर्न के लिए हम क्यों इन कंपनीज में इन्वेस्ट करें, ये बात मेरे को समझ में नहीं आती है। दूसरी तरफ है छोटी और मिड साइज आईटी कंपनीज। मुझे लगता है पोटेंशियल वहां पे ज्यादा है, क्योंकि वो छोटी कंपनीज हैं, तो वो प्रोडक्ट बेस्ड प्राइसिंग ऑलरेडी कर रही है, तो उनका जो ग्रोथ है वो मुझे लगता है बड़ी कंपनी से ज्यादा फास्ट होगा, और वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है इन्वेस्टर्स के लिए बनिस्बत जो बड़ी कंपनीज है आईटी सर्विसेज स्पेस में। अभिषेक अग्रवाल साहब, आपकी भी राय यही, आप भी अपने क्लाइंट को यही सुझाव दे रहे हैं या फिर आप कुछ अलग नजरिया रखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से आईटी जो है, जैसे अपने सोचते हैं आईटी, वो वापस वो विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, ये नाम ही आ जाते सामने। बट मेरे संदर्भ में अभी आईटी को मैं सिर्फ इतने लिमिटेड कंपनियों में नहीं बांधूंगा। देखिए, एक फेज था। अगर आप 90 से लेके .com के पूरे बबल से लेके फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 तक ले लें, तो इंडिया की लार्जली आईटी मार्केट जो थी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी, और ये मेजर प्लेयर थे जिनकी ग्रोथ कंटिन्यूस हो रही थी। अब हो ये गया है कि एआई के आने के बाद और सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री की राइज होने के बाद जो ऑप्शंस है वो काफी एक्सपांड हो गए। तो अब मेरे हिसाब से डोमेस्टिक आईटी करनी एक अलग से मैं कंसिडर करूंगा, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फॉरेन एपिसोड्स पे जो डिपेंडेंट है, जैसे कि ये सारी कंपनियों की बात कर रहे थे वो। अब बड़ी कंपनियों में जहां पे ये इन्फोसिस, विप्रो की बात कर रहे हैं, टीसीएस की बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी एक मैच्योर्ड स्पेस पे आ चुकी है, और यहाँ पे इनकी एक बिजनेस एन्युटी बिजनेस जैसी हो रखी है, जहां पे मोटा मोटा एक डिस्कवरी पता है कि एक रीजनेबल 2-3-4% से ग्रो करेंगे डॉलर टर्म्स में, एंड दैट्स अ गुड नंबर। बट अब आप यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रिटर्न नहीं बना पाएंगे।
तो अगर आईटी प्ले करना है तो फिर आईटी स्पेस में और दूसरे तरीके से प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से डिफेंस है, पर डिफेंस में भी हो सकता है कि हमारे पास ऐसी कुछ कंपनियां होंगी जो डिफेंस आईटी के साइड पे ज्यादा फोकस होती होंगी। सिमिलरली इंडिया है, अब इंडिया के अंदर में भी बहुत तरह की नई एज की कंपनियां लिस्ट हुई है जो अगेन आईटी बैकिंग पे ही है। सो आई फील इट इज नाउ स्पेस जहां आईटी रिक्वायरमेंट आज की भी है, फ्यूचर की भी रहेगी। बट क्या हमें ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज में बैठ लेना चाहिए? तो आंसर वुड बी नो। आई वुड बी रादर लुकिंग एट दोज आईटी कंपनीज जहां पे मेरे पास ग्रोथ की विजिबिलिटी बड़ी है एंड डोमेस्टिक मार्केट पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि वहां पे अभी अभी बहुत कुछ इंडिया में होना बाकी है बिल्कुल। जो विदेशों में ऑलरेडी हो चुका है। सो वो कैचअप गेम है। अगर कुछ तो कुल मिला के आईटी को लेके जी हाँ, कुल मिला के आईटी को लेकर मुझे लगता है कि आईटी का इस्तेमाल हम आप हर कोई कर रहे होते हैं, तो ये भी देखिए कि कौन सी कंपनी ज़्यादा हमारे नज़दीक पहुंच चुकी है, और दूसरा कि थोड़ा सा परंपरागत नज़रिया बदलना होगा जो आपने बताया। एक मुद्दा और है उस शो, चूँकि आखिरी पड़ाव में हम लोग पहुँच चुके हैं, वो है आईपीओ का। सुनील जी, आईपीओ को लेकर के जो माहौल बना था, अब क्या लगता है कि वो माहौल ख़त्म हो गया है क्या? क्योंकि यहाँ से ऐसी कंपनियां इतनी ज़्यादा सब्सक्राइब हो जा रही थी जिसके बारे में लोग सवाल उठा रहे थे। जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है वो जब आईपीओ लेकर के आई तो बड़ा ही ठंडा रिस्पांस मिला। ये गिरते मार्केट का नतीजा है या फिर आईपीओ को लेके मोहभंग हो गया है? नहीं, आप जनरलाइज नहीं कर सकते। आईपीओ के लिए माहौल अभी भी बढ़िया है, ठीक है। अब Hyundai आईपीओ के बारे में बात करें तो चर्चा जरूर कुछ दिन तक चलेगी कि क्यों हुआ, बट मेरे ख्याल में 2-3 सवाल सामने उठते हैं। एक है प्राइसिंग ऑफ द आईपीओ। आप कह रहे हैं कि दाम जिस पे चीज बिक रही है ना, वो भी ख्याल रखना चाहिए ना। उन्होंने फुल्ली प्राइस किया था, जो फ्यूचर प्रॉफिट्स है उसको फुल्ली प्राइस किया था, इसलिए बहुत से ब्रोकर्स ने उसको रेकमेंड नहीं किया था, क्योंकि पूरा प्रॉफिट वो अपने लिए उठा रही थी, बाकी इन्वेस्टर के लिए कुछ छोड़ नहीं रही थी। तो एक प्राइसिंग प्रॉपर्टी उन्होंने उस हिसाब से नहीं किया। सेकंड बात ये सोचिए, इसका मेरे को पता नहीं कि कितना है, मगर देश में एक पैट्रियोटिज्म बहुत आगे बढ़ रही है। मैं कहूंगा कि क्योंकि देखिए, जब मालदीव्स में एक एंटी इंडिया की गवर्नमेंट आ गई और कुछ बात हुए तो इमीडिएटली इंडियन टूरिस्ट मालदीव जाना बंद करके लक्षद्वीप की ओर ध्यान देना गए, और उनके प्राइम मिनिस्टर अभी दौड़ के आ गए कि वापिस आ जाओ। वैसी बात थी कि Hyundai के बारे में एक खबर फैल रही थी सोशल मीडिया में कि Hyundai पाकिस्तान ने कुछ प्रो पाकिस्तान वाली ट्वीट डाली थी, तो उससे थोड़ा एक नेगेटिव प्रोफाइल बन गया था रिटेल के अंदर। इसलिए इंस्टीट्यूशनल कंपोनेंट में सबसे टाइप से कुछ चीजें चल रही थी। हाँ, रिटेल में ही आपको 50% ही आपको सब्सक्राइब हुआ। शायद इसका मैं इसे गारंटी नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं यही सोच रहा हूँ कि कंपनी अच्छी है फिर भी रिटेल लोग इतना ध्यान नहीं देते, तो शायद इसका इफेक्ट हुआ होगा। मेरे ख्याल में इसके कारण में जो आने वाली आईपीओ है जैसे स्विगी वाली, उसमें कोई असर नहीं दिखेगा, प्रोवाइडेड वो प्राइसिंग को ठीक, यानी इन्वेस्टर को थोड़ा पैसा टेबल पर छोड़ते हैं तो वो भी सक्सेस होगी। पैसा बहुत है मार्केट में, कोई आईपीओ के बारे में दिक्कत नहीं दिख रही मुझे। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही कि इस आईपीओ को जनरलाइज करके नहीं देखिए, वैल्यूएशन किस तरह का है इसके ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। अब आईपीओ आएंगे बाजार में, जरूरी नहीं कि उनकी भी हालत Hyundai जैसा हो। तो यहाँ पे अभय अग्रवाल साहब, एक चीज़ जो हमने नोटिस किया है आईपीओ को लेकर के कि जब जब भारत में बड़े बड़े आईपीओ आए हैं तो उसके CAGR बहुत ही कम रहे हैं। शायद ये ऐतिहासिक तथ्य है जिसको लेकर के निवेशक अब ज़्यादा सतर्क हो गए। चूंकि मैंने जो डेटा जुटाया, LIC का आईपीओ करीब 21,000 करोड़ रुपए का था, CAGR आप देखिए 7.9% के आसपास है। पेटीएम तो अलग मामला ही है, कोल इंडिया की भी वही हालत। आप इसके नीचे आइए तो जोमेटो एक थोड़ा बहुत है, 30% के आसपास आपको देख के चल जा रहा है। तो क्या ये फैक्ट है जिसको अब निवेशक अपने अंदर रख चुके हैं? जी लक्ष्मण जी, आपने फिर भी थोड़ा रिसेंट डेटा दिखाया है, जो हमने तो पहले भी देखे। रिलायंस पावर जैसे आईपीओ जो आए थे जहां पे एक मार्केट का भी टॉप बन गया था। तो और ये Hyundai का आईपीओ भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, क्योंकि इसमें आप देखिए आईपीओ का सब्सक्रिप्शन इतना बड़ा हुआ नहीं, और जो रिटेल कैटेगरी है उन्होंने आधा टाइम ही सब्सक्राइब किया, HNI ने भी नहीं किया पूरा अपना पोर्शन, और एक QIB जो है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उन्होंने ही ओवर सब्सक्राइब किया, जिसकी वजह से आईपीओ सेल थ्रू हुआ। तो इस एनवायरनमेंट में इस स्पेसिफिक आईपीओ में इशू ये है कि वैल्यूएशन की, मुझे नहीं लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए या पोस्ट लिस्टिंग, सिंस OFS था जो बेचने वाला था, उसने कहा कि जो मैं सबसे अच्छा प्राइस मिले उस पर बेच दूंगा, तो इसमें इन्वेस्टर्स के लिए कोई लिस्टिंग गेन है।
पर ये कहना कि लिस्टिंग गेन नहीं होगा तो इसलिए कंपनी के शेयर पे गेन नहीं मिलेगा इन्वेस्टर्स को, वो भी मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा वो कि अगले साल, 2 साल में कैसे प्रोडक्ट लॉन्चेस करते हैं और कैसा अपना सर्विस और सेल्स का नेटवर्क बनाते हैं। तो Hyundai के आईपीओ पे मेरा ये कहना है कि लिस्टिंग गेन पे कोई उम्मीद नहीं है, किसी को उम्मीद नहीं लगानी चाहिए कि कोई बहुत बड़ा गेन होगा। पर ये भी कहना कि अब इसमें बहुत ही सिंगल डिजिट आईआरआर मिलेगा या इसमें कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, वो भी हम अभी नहीं कह सकते हैं। क्या कैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, कैसा उसका मार्केट शेयर इंप्रूव होता है, वो रिटर्न्स उस पर डिपेंड करेंगे लक्ष्मण जी। चलिए, एक अभिषेक जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि अगर किसी को अब जाना हो Hyundai में, तो लिस्टिंग के बाद अगर जाना चाहे तो जाने के का सुझाव देंगे आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? एक बार के लिए तो अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज मुझे लग रहा है कि जिस तरह के मार्केट की अभी प्रेजेंट कंडीशन है, शायद लिस्टिंग गेन ना होके थोड़ा लिस्टिंग में करेक्शन ही देखने को ना मिल जाए। बिल्कुल, तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आप लोगों की राय मुझे लगता है लगभग एक है कि जिस तरीके से मार्केट के हालात हैं, थोड़ा सा संभल करके यहाँ पे निवेश लगाएं और ये लंबे समय तक गिरावट नहीं रहेगी। कई लोगों ने कहा दिसंबर से रिवर्सल शुरू हो जाएगा, लेकिन पैसा लगाने के लिए सही समय पर एंट्री करने की बहुत ज़रूरत है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।